नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम गया है। 20 नवंबर को मतदान होना है, तो ऐसे में जनता का क्या मूड है और क्या तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला देहरादून के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र राणा जी। तो सर, सबसे पहले ये कि 17 दिन प्रचार चला, सभी दलों ने अपनी अपनी ताकत झोंकी और सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता का क्या मूड हो सकता है? देखिए, 17 दिन जो प्रचार चला ये प्रत्याशियों का प्रचार था, लेकिन राजनीतिक दलों का प्रचार तो पिछले 3 महीने से चल रहा था। कांग्रेस ने भी अपनी यात्रा शुरू कर दी थी, पहले ही शुरू कर दी थी, और बीजेपी ने वहां अपने जितने भी बड़े बड़े दिग्गज थे उनकी ड्यूटियां लगा दी थी। आपने देखा होगा कि चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले ही कई मंत्रियों ने वहां कैंप किया, दौरे किए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो दोनों राजनीतिक दलों ने, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस ने, इस चुनाव में बहुत अधिक ताकत झोंकी है अपनी, ताकि वो बीजेपी के लिए चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसकी वैचारिक जो उसकी विचारधारा है उससे मैच करता है, वो सीट मैच करती है, केदारनाथ धाम वहां पर है। और कांग्रेस के लिए ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी जो चुनाव अभी तक हुए हैं उसमें उपचुनाव हुए हैं, तो उसमें कांग्रेस को ये लगता है कि हवा उसके पक्ष में चल रही है, तो वो इसको लेकर थोड़ी सी उत्साहित नजर आती है। जहां तक हमने कहा जनता का मूड क्या है, तो देखिए, केदारनाथ की जनता जो के बारे में आमतौर पर जितने भी अभी तक चुनाव हुए हैं उसमें केदारनाथ की चुनाव में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि वहां पर पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। और ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो मतदाता है उसकी जो चुप्पी है उसने दोनों दलों को परेशान किया हुआ है। वो मतदाता खुलकर बाहर नहीं आया है इस चुनाव में, तो इसलिए इस चुनाव को लेकर तरह तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। अब आखिर 20 तारीख को जो मत पेटियों में या ईवीएम में जो लॉक होगा, मत जाएंगे, तो उसके बाद जो परिणाम आएगा उसके बाद पता चलेगा कि मूड क्या है। लेकिन फिलहाल मूड जो दिखा विधानसभा क्षेत्र में, वो यही दिखा कि जो वोटर था वो चुप था, शांत था, उदासीन था, और इसने जितने भी राजनीतिक दल के प्रत्याशी थे उनको परेशान किया। आपने महिला मतदाताओं की बात की, तो यहाँ पर केदारनाथ जो सीट है इस पर हम देखें तो 4 बार जो है महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। तो इस बार क्या लगता है, आशा नौटियाल महिला प्रत्याशी हैं वहां पर प्रमुख राजनीतिक दल में, तो वो जीत दर्ज कर पाएंगी? देखिए, ये भविष्यवाणी करना तो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता जानती है, और ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि पिछले जितने भी चुनाव वहाँ हुए, 2002 का चुनाव हो या 2007 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, तो जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं उसमें एक बार जो है कांग्रेस के मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव जीता, मनोज रावत विधायक बने तो सीट से। उससे पहले 4 बार ऐसा अवसर, 4 ऐसे चुनाव रहे जिसमें महिलाओं को जो है केदारनाथ के मतदाताओं ने सपोर्ट किया, उनको चुनाव जिताया। तो अब यही मिथक जो है, ये एक मिथक था ये कि यहाँ महिला प्रत्याशी जो केदारनाथ की सीट है वो महिला प्रत्याशी को जिताती है, इस मिथक को मनोज रावत ने तोड़ा। वो एक पुरुष प्रत्याशी है, तो उस समय जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने चुनाव जीता। 2017 के चुनाव में वो चुनकर आए केदारनाथ सीट से, और उन्होंने इस ट्रेंड को बिल्कुल मतलब वो कर दिया कि ये। और अब लेकिन बीजेपी को ये लगता है कि महिला प्रत्याशी जो है वो उसके लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी, तो इसलिए उन्होंने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया। सर, चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की क्या कमजोरी रही और क्या उसकी ताकत रही? हाँ, देखिए, कांग्रेस की अगर हम केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत के साथ अगर ये चुनाव में फाइट की है। टिकट वितरण के समय हालांकि जो दिग्गज नेता थे उनमें थोड़ा सा आपसी तालमेल का एक अभाव दिखा था, पर लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचता रहा तो पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे उन्होंने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। तो तमाम नेता, कोई भी नेता पार्टी का ऐसा नहीं होगा जो चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया होगा। करण महाराज से लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल तो रात दिन पूरे क्षेत्र में ही डटे रहे। विक्रम सिंह नेगी जो चुनाव प्रभारी के, तमाम अन्य नेता भी रात दिन मैंने गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे थे।
उनकी कांग्रेस जो केदारनाथ चुनाव को लेकर इससे उत्साहित है, जो बद्रीनाथ और मंगलौर सीट के जो परिणाम आए थे उपचुनाव के, उसको लेकर काफी उत्साहित है। उनको उम्मीद है कि जो केदारनाथ के परिणाम आएंगे वो बद्रीनाथ और मंगलौर की तर्ज पर ही चुनाव परिणाम आएंगे। और इसके लिए सभी नेताओं ने एकजुटता करा। पहली बार ऐसा नजर आया कि आमतौर पर कांग्रेस में नेताओं में एकजुटता नहीं, पर इस उपचुनाव में कांग्रेस जो दिग्गज नेता थे उनमें भी काफी उत्साह दिखा और एकजुटता भी नजर आई। वहां पे सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने गए थे। जहां तक कमजोरी की बात बोले तो कमजोरी एक तो कांग्रेस की जो चुनावी रणनीति बननी चाहिए उसका प्रॉपर एक रणनीति प्लानिंग वे में काम नहीं हो पाया। सभी नेता जा रहे हैं, भले अपने अपने जा रहे हैं आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने पूरा चुनाव से पहले सभी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी, रात दिन उन्होंने अपने दौरे किए, वहीं रुके, रात पर प्रवास किया, तो इस तरह की कमी नजर है। सेकंड बात जो ये है कि जो केदारनाथ यात्रा कांग्रेस ने शुरू की थी, प्रतिष्ठा यात्रा, वो भी पूरे अंतिम वहां तक पड़ाव तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि 31 जुलाई को आपदा आ गई थी, तो गौरीकुंड से पहले उनको यात्रा स्थगित कर। तो एक तरफ से जो एक उनके यात्रा का एक रूप दिख रहा था वो कहीं ना कहीं बाद में उतना असर प्रभावी नहीं। हालांकि उन्होंने दोबारा उसको यात्रा को शुरू किया था, पर उसमें भी लास्ट टाइम पे ये आ गया, कई नेता वरिष्ठ नेता कांग्रेस की यात्रा में शामिल नहीं हुए, तमाम बातें भी सामने आई है। दूसरी जो कांग्रेस की आपसे एक रणनीति है उसमें जैसे प्रदेश प्रभारी एक दिन भी अभी उत्तराखंड नहीं आई, केवल उनका वर्चुअल रूप से रणनीति पर तैयारियों पर उसका हुआ, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक प्रभाव यहाँ पे चुनाव में दिखाई देगा। कांग्रेस की अगर हम एक ताकत की बात और भी कहें तो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा है मनोज रावत को, वो 2017 में चुनाव जीत चुके हैं। तो जो एक केदारनाथ विधानसभा सीट में जो एक मिथक था कि इसी सीट पर महिलाएं जीतती है, तो मनोज रावत ही है जिन्होंने उस मिथक को तोड़ा था 2017 में चुनाव दिया। हालांकि 2022 वाला चुनाव हार गए थे। उनकी ताकत एक ही जो केदारनाथ क्षेत्र है, मनोज रावत एक क्षत्रिय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो जो केदारनाथ सीट में देखा जाए तो वहाँ पे ठाकुर या क्षत्रिय मतदाताओं का प्रभाव ज्यादा है। अब देखने वाली बात है कि कांग्रेस उन मतदाताओं को कितनी भुना पाती है, कितने उनसे समर्थन हासिल कर पाती है। बिल्कुल ठीक। सर, भाजपा के लिए केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। क्या कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव भाजपा के लिए जीतना? देखिए, जहाँ तक इस उपचुनाव की बात है तो एक धारणा बनी हुई है पहले से ही कि जिस दल की सरकार होती है वहाँ उपचुनाव आमतौर पर सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाते हैं। लेकिन ये भी धारणा टूटी, बद्रीनाथ का चुनाव भाजपा हारी। तो यही कांग्रेस के उत्साह का एक वजह ये भी रही। अभी मंगलौर में चुनाव हुआ था, वो भी कांग्रेस ने जीता। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का उपचुनाव में मतलब वो विपक्ष में है, उसके बावजूद वो 2 उपचुनाव जीती है। तो इस जो ये 2 हार मिली हैं बीजेपी को, इससे बीजेपी बहुत चौकन्नी है, बहुत चौकस है। और यही वजह है कि उसने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत लगाई और उसने मतलब एक तरह से उसने 3 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी। जब चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई थी, उसने अपनी टीमें बनाकर वहां लोगों को उतार दिया मैदान में। और आखिरी क्षणों तक मतलब आज भी मुख्यमंत्री वहां पर है। उपचुनाव में कम से कम 4 या 5 बार मुख्यमंत्री वहां गए। सरकार के लगभग सभी मंत्रियों ने वहां प्रचार किया। पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और उनकी टीम केदारनाथ में प्रचार करते हुए नजर आई। अब ये देखना होगा कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का जो सकारात्मक पक्ष है वो क्या है, बीजेपी की ताकत क्या है, बीजेपी के पक्ष में क्या परिस्थितियां बनी होंगी। तो बीजेपी के पक्ष में जो परिस्थितियां दिखाई देती हैं वो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है। दूसरा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है। उसको प्रचार किया बीजेपी ने कि हम सरकार में है तो हम विकास कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि केदारनाथ में आपदा आई, तो मुख्यमंत्री ने बकायदा चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले ही वहां के लिए जिन लोगों को नुकसान हुआ था, जिन व्यापारियों को नुकसान हुआ था, उनके लिए एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की। लोगों को पैकेज की घोषणा ही नहीं हुई, लोगों को पैसा जो राहत राशि थी वो उनको पहुंचाई गई।
तीसरी बात यह है कि जो सरकार है, सरकार ने बहुत सारी, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी घोषणाएं जो पेंडिंग थी लंबे समय से केदारनाथ के लिए, जो शैला रानी रावत ने भी एक ड्रीम, जो उनका एक सपना था कि मैं अपने क्षेत्र में ये विकास करूंगी, वो सारे विकास कार्यों को मुख्यमंत्री ने एक झटके में स्वीकृति, ना सिर्फ स्वीकृति दी बल्कि उनके साथ आदेश भी जारी हो गए। तो ये सारी चीजें जो थी, इन सबका प्रचार बीजेपी ने चुनाव में किया। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बीजेपी को अपने पक्ष में लगता है वो ये कि उसने एक ऐसे चेहरे को मैदान में उतारा जो 2 बार वहां विधायक भी रही है और महिला है और एक अनुभवी नेता है। तो बीजेपी को ये लगा, क्योंकि इस सीट का ट्रेंड ये है कि यहाँ महिलाएं जो है सपोर्ट करती हैं प्रत्याशी को, अगर महिला प्रत्याशी हो, तो इसी चीज को ध्यान में रखकर बीजेपी ने आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया। और ये सारी की सारी बातें जो है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती हैं, जो मतलब बीजेपी ये मानती है कि ये हमारे पक्ष में है। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कि जनता क्या विचार करती है, जनता क्या सोच रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी ये मानती है कि उसकी ताकत है। लेकिन जहां तक बीजेपी कमजोरी की बात है, तो कांग्रेस ने उसकी दुखती रख पर हाथ रखा। उसने केदारनाथ जो प्रतिष्ठा यात्रा जो की, उसको मतलब पहले दिन से लेकर आज तक उसने इस मुद्दे को बनाए रखा, इसको जिंदा रखा, क्योंकि केदारनाथ में चुनाव था। दूसरा, जो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि बीजेपी में बेशक उसके जो टिकट की दौड़ में जो शामिल थे प्रत्याशी, वो खुलकर जो है बाहर नहीं निकले, लेकिन वो ये मान रही है कि शायद उनके जो सपोर्टर हैं वो उनके पक्ष में नहीं रहेंगे, वो वैसा ही करेंगे, वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि बद्रीनाथ में हुआ। तो आगे रिजल्ट बताएगा, नतीजा बताएगा कि क्या कांग्रेस की जो ये सोच है, ये धारणा है, ये सही है, या बीजेपी ने जो अपने बारे में विचार किया है, अपनी रणनीति के बारे में विचार किया है, वो सही। तो अब चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार करेंगे और 20 नवंबर को 90,000 से ज्यादा मतदाता 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।